अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ माफ़ कीजिएगा आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। अडानी मामले को लेकर अपोजिशन ने पीर के रोज़ ब्लैक प्रोटेस्ट किया। इसमें 17 अपोजिशन पार्टियां शामिल हुई। सोनिया गांधी भी काले कपड़े पहनकर पार्लियामेंट पहुंची। उधर लोकसभा में अपोजिशन एमपीज ने भारी हंगामा किया। एक एमपी तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी तक पहुंच गए और काला कपड़ा लहराने लगे। ये देख स्पीकर ऐवान को मुलतवी करके चले गए। दरअसल सुबह 11 बजे जैसे ही दोनों ऐवानों की कार्रवाई शुरू हुई, अपोजिशन ने नारेबाजी शुरू कर दी। इससे राज्यसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक और लोकसभा की कार्रवाई को 4 बजे तक के लिए मुलतवी किया गया। 2 बजे राज्यसभा की कार्रवाई और 4 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन हंगामे की वजह से उन्हें मंगल की दोपहर 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य, मैं सदन गरिमा से चलाना चाहता हूं। सदन की कार्रवाई 4 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। महोदय, मैं आज के कार्यसूची पत्र में क्रम संख्या 9 पर मेरे नाम के समक्ष यथासूचीबद्ध सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का 10वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। 10वां श्री गिरीश चंद्र जी। सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 10 पर मेरे नाम के सामने तथा सूचीबद्ध सभा पट पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति 2022-23 के 106 में से 117वां प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। राजेश वर्मा जी। माननीय सभापति महोदया, मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 11 पर अपने नाम के सामने यथासूचीबद्ध अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के 19वें प्रतिवेदन के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति प्रस्तुत करता हूं। श्री सर्वानंद सोनेवाल जी। Respected Madam, with your kind permission, I rise to lay statement in Hindi and English. Number 1, correcting the reply to start question number 57 given on 9th December 2022 regarding establishment of National Institute of Medicinal Plant, and 2, giving reason for delay in correcting the reply. जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपना मामलों के अनुमोदित पाठ को तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें। आइटम नंबर 13 अडानी मामले और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की पार्लियामेंट से रुकनीत की मनसूखी के बाद अपोजिशन आज मुल्क भर में सड़कों पर निकल आई है। मुल्क की राजधानी दिल्ली में भी कांग्रेस समेत अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट ने काले कपड़े पहनकर एहतजाज किया। इस एहतजाज में यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने भी शिरकत की। दिल्ली में अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट हाउस से विजय चौक तक एहतजाजी रैली निकाली। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज हम काले कपड़ों में आए हैं क्योंकि मुल्क में जमहूरियत को खत्म किया जा रहा है। राहुल गांधी की नाअहली के मामले में सभी ने कांग्रेस पार्टी की हिमायत की है। हुकूमत इलेक्शन जीतकर आने वालों को धमकियां दे रही है। बंद करो।
ऑथेंटिसिटी पूछते हैं पार्लियामेंट में और राज्यसभा में, और जो ऑथेंटिक तरीके से हमने ये कहा कि देखिए ये जेपीसी का मामला है, सभी लोग डिमांड कर रहे हैं, जो व्यक्ति अदानी जिसकी संपत्ति पहले 3,000 करोड़ थी, उसके बाद उसकी संपत्ति 50,000 करोड़ बन गई, फिर उसके बाद उसकी संपत्ति 2 लाख करोड़ बन गई, लेकिन 2.5 साल में उसकी संपत्ति 12 लाख करोड़ बन गई। ये कैसा बना? इसके लिए राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में चंद प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न तो ये पूछा कि मोदी जी अदानी के प्लान में आप आए थे, ये आपके और उनके रिश्ते क्या है? दूसरा प्रश्न इनका था कि जो अदानी इतना छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको इतना बड़ा आपने किया, इसका कारण क्या है? और तीसरा, आप फॉरेन कंट्री जब जा रहे हैं, दूसरे मुल्कों पे जब जाते हैं, उनको प्लेन में लेके जाते हैं, कितने बार लेके गए? चौथा प्रश्न ये था कि आप जहाँ जहाँ जाते हो उसी वक्त वो भी वहां पर आके मिलते हैं, उसका कारण क्या है? और पांचवी बात ये है कि जब आप वहां पर जाते हैं, वहां के प्राइम मिनिस्टर्स, वहां के फॉरेन मिनिस्टर्स, वहां के कैपिटलिस्ट लोगों के साथ मिलवाते हो, ये क्या बात है? इन चीजों को आप उत्तर दे दो। और छोटे से समय पे एक आदमी इतना पैसा कमा सकता है, जब देश में 50% लोग अभी भी उनकी इनकम केवल गरीबी रेखा के नीचे है। लेकिन ऐसे बड़े लोगों का जो आज संपत्ति बढ़ रहा है, इतना फास्ट बढ़ रहा है, कोई पर कैपिटल इनकम दूसरों का उतना नहीं बढ़ रहा है। इसके लिए जो सवाल किए थे, उन सवालों का जवाब वो नहीं दे सके। और आज हम काले कपड़े के ड्रेस से क्यों आए कि ये नहीं। गुज़िश्ता दिनों लोकसभा में जबरदस्त हंगामे के दरमियान वोटिंग के जरिए फाइनेंस बिल 2023 को पास किया गया था और आज राज्यसभा में भी इस बिल को जोरदार हंगामे के दरमियान मंजूरी मिल गई। राज्यसभा में फाइनेंस बिल 2023 को बगैर बहस के सूती वोटों से मंजूर कर लोकसभा को भेज दिया। इसके साथ ही आइंदा माली साल के बजट का अमल ऐवान बाला में मुकम्मल हो गया। ऐवान बाला की मीटिंग आज एक बार फिर मुलतवी होने के बाद दोपहर 2 बजे शुरू हुई तो चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कहा कि सुबह जो जरूरी दस्तावेज ऐवान के सामने नहीं रखे जा सके थे, उन्हें रखा गया, मान लिया गया। इसी दरमियान कांग्रेस समेत अपोजिशन पार्टियों के कई अराकीन अडानी ग्रुप से जुड़े इल्जामात की जांच के लिए जेपीसी तश्कील दिए जाने का मुतालबा लेकर हंगामा करने लगे। हंगामे के दरमियान ही वजीर ममलिकत बराए मालियात पंकज चौधरी ने मालियाती साल 2023-24 के लिए मरकज के जेर इंतजाम खिते जम्मू कश्मीर के जनरल बजट, ग्रांट के जमीनी मुतालबात और इससे मुताल्लिक इख्तिसादी बिल को सूती वोट से लोकसभा को लौटा दिया। इसके बाद चेयरमैन धनखड़ की इजाजत से वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने मालियाती बिल 2023 को ऐवान में पेश किया। इस दौरान ऐवान में अपोजिशन अराकीन का हंगामा जारी था। हंगामे के दरमियान ही मालियाती बिल 2023 को बगैर बहस के सूती वोट से लोकसभा को लौटा दिया गया। तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दे। आइटम नंबर 13 ए, माननीय मंत्री महोदय प्रस्ताव करेंगे कि वित्त विधेयक 2023 में राज्यसभा द्वारा सिफारिश किए गए संशोधन पर विचार किया जाए। Madam, I rise to move that the amendments as recommended by the Rajya Sabha in the Finance Bill 2023 as passed by Lok Sabha be accepted. सभा द्वारा यथापारित वित्त विधेयक 2023 में राज्यसभा द्वारा सिफारिश की गई संशोधन संख्या पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वे कृपया हाँ करें, जो सदस्य इसके विपक्ष में कृपया ना करें।
अब राज्यसभा द्वारा सिफारिश किए गए संशोधन को सभा के मतदान के लिए रखूंगी। प्रश्न यह है कि राज्यसभा द्वारा सिफारिश किया गया संशोधन संख्या 1 को स्वीकार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वे कृपया हाँ करें। जो सदस्य इसके विरोध में हैं कृपया ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है। हाँ वालों के पक्ष में हुआ है। सिफारिश किया गया संशोधन स्वीकार किया गया। माननीय मंत्री महोदय अब प्रस्ताव करेंगे कि लोकसभा द्वारा यथा पारित वित्त विधेयक 2023 में राज्यसभा द्वारा सिफारिश किए गए संशोधन को स्वीकृति किया जाए। Madam, I rise with the permission to present the bill as recommended by the Rajya Sabha, earlier passed by the Lok Sabha, be cleared. प्रश्न यह है कि लोकसभा द्वारा यथा पारित विधेयक में राज्यसभा द्वारा सिफारिश किया गया संशोधन स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वे कृपया हाँ कहें। जो सदस्य इसके विरोध में हैं वे कृपया ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा लोकसभा द्वारा यथा पारित वित्त विधेयक 2023 में राज्यसभा द्वारा सिफारिश किया गया संशोधन सभा द्वारा स्वीकृत हुआ। सभा की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 28 मार्च 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तुरंत कांग्रेस कायद राहुल गांधी की लोकसभा की रुकनीत जाने के बाद अब उन्हें 1 महीने के अंदर सरकारी रिहायशगाह भी खाली करनी होगी। लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने उन्हें इसके लिए नोटिस जारी किया। कमेटी ने उन्हें 22 अप्रैल तक 12 तुगलक रोड का सरकारी बंगला खाली करने को कहा। सूरत कोर्ट ने एक डिफेमेशन केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद पिछले जुमे को उनकी पार्लियामेंट की रुकनीत रद्द कर दी गई थी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि हुकूमत अवाम का पैसा अडानी ग्रुप की कंपनियों में क्यों लगा रही है, इसका मुल्क को जवाब देना चाहिए, लेकिन हुकूमत खामोश है। राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि अडानी ग्रुप की कंपनियों में जो रकम गलत तरीके से लगाई गई उसके बारे में सवालात पूछे जा रहे हैं, लेकिन उसकी ना जांच की जा रही है और न ही सिलसिले में कोई जवाब दिया जा रहा है। उन्होंने ट्वीट किया कि LIC की पूंजी अडानी को, SBI की पूंजी अडानी को, EPFO का सरमाया भी अडानी को। मोडानी के इंकशाफ के बाद भी अवाम की रिटायरमेंट की रकम अडानी की कंपनियों में क्यों लगाई जा रही है? वजीर आजम जी, ना कोई तहकीकात ना जवाब, इतना खौफ क्यों? मैं राहुल सावरकर नहीं, राहुल गांधी हूं, माफी नहीं मांगूंगा। कांग्रेस कायद राहुल गांधी के इस बयान का उद्धव ठाकरे और संजय रावत ने एतराज जताया। उद्धव ने तो यहां तक कह दिया कि राहुल ने सावरकर पर बयानबाजी बंद नहीं की तो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी से अलायंस तोड़ लेंगे। इधर आज पार्लियामेंट में अपोजिशन की मीटिंग से भी शिवसेना के उद्धव ठाकरे ग्रुप ने किनारा कर लिया। उद्धव ठाकरे ने इतवार के रोज मालेगांव में एक प्रोग्राम में सावरकर पर राहुल के दिए जा रहे बयानों पर नाराजगी जताई। उद्धव ने राहुल को इंतबाह देते हुए कहा कि हम सावरकर की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर राहुल गांधी सावरकर की मजम्मत करना नहीं छोड़ते तो अलायंस में दरार आएगी। उद्धव ने रैली के दौरान कहा कि उद्धव ग्रुप कांग्रेस और एनसीपी का अलायंस जमहूरियत के तहफ्फुज़ के लिए बना था और हमें एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। राहुल गांधी को जानबूझकर उकसाया जा रहा है, लेकिन अगर हम इसमें वक्त बर्बाद करते हैं तो जमहूरियत का वजूद खत्म हो जाएगा। हालांकि उद्धव ठाकरे ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर राहुल गांधी के सरकार से पूछे गए सवाल की तारीफ करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म को जवाब देना चाहिए था कि अडानी फर्म में 20,000
करोड़ रुपए कहां से आए थे? पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी के रिमार्क्स को लेकर बीजेपी के तर्क पर ठाकरे ने कहा कि मोदी भारत नहीं है, क्या हमें जमहूरियत की हिफाजत नहीं करनी चाहिए? जी ने राहुल गांधी को एक वार्निंग दी है वीर सावरकर। देखिए, बात वार्निंग की नहीं है, हमने हमारी बात भूमिका स्पष्ट की है। वीर सावरकर महाराष्ट्र के लिए, देश के लिए और हमारे लिए एक श्रद्धा का विषय, एक रिस्पेक्ट, आदर का विषय, वो हमेशा रहेगा। वीर सावरकर ने जिस प्रकार की जिंदगी देश के लिए अंडमान में काला पानी का स्वीकार के 14 साल तक जेल में रहे हैं, वो आसान काम नहीं है। हमको मालूम है जेल क्या होता है, हम भी जेल में जाकर आए हैं। अंडमान में काला पानी में रहना 14 साल तक आसान नहीं है। और अब वो व्यक्ति जिंदा नहीं है अपनी बात रखने के लिए। सावरकर जी अगर जिंदा होते तो अपनी बात रख पाते। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर, ऐसे महान क्रांतिकारी के ऊपर आप इस प्रकार से कीचड़ उछालेंगे तो महाराष्ट्र की जनता बहुत ही आपको करारा जवाब दे सकती है। सब कुछ ठीक है, हम आप मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने सावरकर पर राहुल गांधी के बयान के बारे में कहा कि राहुल गांधी अपने ख्वाबों में भी वीर सावरकर नहीं हो सकते। उन्होंने मजीद कहा कि वीर सावरकर जैसे आज़ादी पसंद कभी भी महीनों बैरून मुल्क नहीं रहे और ना ही उन्होंने अपने ही मुल्क के खिलाफ दूसरे मुल्क से मदद ली। उन्होंने कहा कि सावरकर बनने के लिए अज़्म और हुब्बुल वतनी की ज़रूरत होती है। काम ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी लगातार करती है। इनके काले कारनामे, काले कपड़े, ये काले जादू तक जानने वाले हैं, क्योंकि काले कारनामे छिप नहीं पाते। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार क्या कांग्रेस ने कोर्ट को भी मानना बंद कर दिया है? अहंकार इतना ज्यादा राहुल गांधी जी का है कि पिछड़े समाज से माफी तो नहीं मांगी, कोर्ट में भी माफी नहीं मांगी। कोर्ट का जब आदेश आ गया तो उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं। ये आदेश कोर्ट का है, स्पीकर को तो केवल उस पर पुष्टि करनी है। जिस समय आदेश आया उसी समय से उनकी मेंबरशिप चले गई, सदस्यता चले गई। अब ये नौटंकी किसके लिए? एक व्यक्ति के लिए संसद के सत्र को नहीं चलने देते, वो व्यक्ति जो दुनिया भर में जाके भारत का अपमान करता है और वापस आकर वो नहीं बोलेंगे तो संसद नहीं चलेगी। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या पिछड़ों को इसी तरह से ही अपशब्द अपमानित करने का काम कांग्रेस पार्टी करती रहेगी? क्या कांग्रेस काले कपड़े, काले कारनामे करने के बाद पहनती रहेगी? क्या काले जादू तक भी अब ये पार्टी जाएगी अपने बचाव के लिए? बाप के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने पर दोनों बेटों में लड़ाई शुरू हो गई और उन दोनों की लड़ाई में बाप को बिलाखिर पार्टी में शामिल होने के दूसरे ही दिन मुस्तफी होने का ऐलान करना पड़ा। ये मामला साबिक रुकन राज्यसभा डी श्रीनिवास और उनके दो बेटे डी संजय, साबिक में निजामाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद का है। वाज़ेह है कि इतवार को डी श्रीनिवास ने अपने बेटे डी संजय के साथ मिलकर गांधी भवन पहुंचे और दोनों कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। और आज डी श्रीनिवास की जानिब से उनकी बीवी विजय लक्ष्मी ने एक बयान जारी किया जिसमें डी श्रीनिवास ने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं हुए बल्कि अपने बड़े बेटे संजय को पार्टी में शामिल करवाया था। अगर कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि वो पार्टी में शामिल हुए हैं तो वो इस्तीफा पेश करते हैं। बाप के अचानक इस्तीफे के ऐलान पर संजय ने अपने छोटे भाई व अपने पार्लियामेंट डी अरविंद को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि अरविंद से उनके बाप की जान को खतरा है। अरविंद के दबाव में आकर ही उनके बाप ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आने वाले इंतखाबात में अरविंद को निजामाबाद के अवाम मुनासिब सबक सिखाने वाले हैं। कर्नाटक में पीर के रोज तहफुजात के मुद्दे पर साबिक वजीर आला BS येदियुरप्पा के
घर पर पत्थरबाजी हुई। बंजारा और भोवी समाज के लोगों ने शिवमोगा में येदियुरप्पा के घर और दफ्तर के बाहर पुरतशद्दुद मुजाहरा किया। इसके बाद इलाके में सेक्शन 144 लागू कर दिया गया। रियासती हुकूमत ने फैसला किया था कि शेड्यूल कास्ट यानी SC को मिलने वाले तहफ़्फ़ुज़ात को इस तबके की अलग अलग जातों में बांट दिया जाएगा। बंजारा और भोवी समाज इसी की मुखालिफत कर रहा है। उनका कहना है कि इससे उनके समाज के लोगों के साथ नाइंसाफी होगी। BS येदियुरप्पा ने कहा कि बंजारा समाज के कायदीन को गलतफहमी हुई है। मैं 1-2 दिन में उनसे बात करूंगा और उन्हें CM के पास भी लेकर जाऊंगा जिससे उनकी शिकायतों का हल निकाला जा सके। गुजरात के मशहूर बिल्किस बानो इज्तिमाई असमत रेजी केस में वक्त से पहले रिहा होने वाले मुजरिमों में से एक की तस्वीरें मंजर आम पर आई हैं, जो एक सरकारी तकरीब में बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट और रुकन असेंबली के साथ स्टेज पर बैठा नजर आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 25 मार्च को दाहोद जिले के करमादी गांव में पानी की सरबराही की स्कीम से मुतालिक एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। इसमें बिल्किस बानो की असमत रेजी का मुजरिम शैलेश चमन लाल भट्ट, मकामी बीजेपी MP जसवंत सिंह भदपुर के साथ और MLA शैलेश के साथ स्टेज पर नजर आया। ताहम बीजेपी कायदीन ने इस पर कोई तबसरा नहीं किया। मुजरिम की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मीडिया से बात करते हुए बिल्किस बानो के शौहर याकूब रसूल ने कहा कि वो ये तस्वीर देखकर हैरान नहीं है। उन्होंने कहा कि मुजरिमों को तो रिहा होने के बाद जेल के बाहर मुबारकबाद दी गई, हम उसे इख्तिदार में रहने वालों के साथ स्टेज शेयर करते हुए देखकर हैरान नहीं है। अब हमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है। BRS की रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने बिल्किस बानो मामले के मुलजिमीन की बीजेपी अरकान पार्लियामेंट और अरकान असेंबली के साथ एक स्टेज पर नजर आने पर तनकीद की। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म कविता ने कहा कि बिल्किस बानो की असमतदरी करने वाले मुलजिमीन खुलेआम स्टेज पर बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट अरकान असेंबली के साथ देखे गए। खवातीन के खिलाफ ऐसी घिनौने जुर्म करने वाले मुजरिमीन ने जश्न मनाया है और उनको प्लेटफॉर्म दिया गया, जबकि मुतासिरा हुनूस इंसाफ के लिए इल्तिजा कर रही है। हिंदुस्तान देख रहा है। उमेश पाल मर्डर केस के मुलजिम गैंगस्टर अतीक अहमद पीर की शाम 5:30 बजे प्रयागराज की नैनी जेल पहुंचा। अतीक का बेटा अली अहमद भी इसी जेल में बंद है। अतीक को उमेश पाल किडनैपिंग केस में मंगल के रोज स्पेशल MP MLA कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके भाई अशरफ को भी इसी केस में पुलिस बरेली से प्रयागराज लाई है। इससे पहले 26 मार्च को सुबह UP STF के अफसर और 30 हथियारबंद जवान अहमदाबाद पहुंचे और शाम 4 बजे तक गुजरात पुलिस से अतीक की कस्टडी ली। 5:44 पर अतीक को साबरमती जेल से बाहर लाया गया और वैन में बिठा दिया गया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उसने कहा कि UP STF मेरा कत्ल कर देगी। चारा घोटाला मामले में RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। इस मामले में CBI ने सुप्रीम कोर्ट में लालू यादव की जमानत पिटीशन रद्द करने की मांग की है। पीर के रोज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने लालू यादव को जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया। मामले की अगली सुनवाई
अब 4 हफ्ते बाद होगी। बिहार के नायब वजीर आला तेजस्वी यादव बाप बन गए हैं। उनकी बीवी राजश्री ने बेटी को जन्म दिया। खुद आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने पीर की सुबह ट्विटर के जरिए अवाम और हामियों को ये जानकारी दी। इस खबर के मंजर आम पर आने के बाद मुबारकबादियों का सिलसिला शुरू हो गया। तेजस्वी यादव ने अपनी बेटी को गोद में लेकर एक तस्वीर भी शेयर की। आरजेडी लीडर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया कि भगवान ने बेटी रत्ना की शक्ल में खुशी का तोहफा भेजा है। दिल्ली में शराब पॉलिसी के बाद फ्री बिजली स्कीम को लेकर तनाजा बढ़ता जा रहा है। केजरीवाल हुकूमत में वजीर बरखी आतिशी ने पीर के रोज लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना पर फ्री बिजली रोकने के लिए साजिश रचने का इल्जाम लगाया। जो संभावित सांठगांठ है जिसकी वजह से आज दिल्ली वालों की फ्री बिजली पर खतरा पैदा हो गया है, इस सांठगांठ को रोकने के लिए, इस सांठगांठ की अगर कोई ऐसी है सांठगांठ तो उसकी डिटेल सामने लाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने आदेश दिया है कि जो दिल्ली के सारे डिस्कॉम्स हैं उनका सीएजी इंपैनल्ड ऑडिटर से एक स्पेशल ऑडिट करवाया जाए, उनके सारे अकाउंट्स की जांच हो। जो पैसा पिछले 8 सालों में दिल्ली की सरकार ने इन डिस्कॉम्स को दिया है, उस पैसे का क्या हुआ, उस पैसे को डिस्कॉम्स ने किस तरह से यूज किया, क्या उसमें कुछ अफसरों से सांठगांठ तो नहीं थी, क्या जो अलग अलग अफसरों को डायरेक्टर लगाया गया, एज नॉमिनीज लगाया गया, क्या उनकी कोई सांठगांठ तो नहीं थी? क्योंकि आज ये सवाल पूरे अफगानिस्तान की दारुल हुकूमत काबुल में मौजूद फॉरेन मिनिस्ट्री के बाहर पीर के रोज बड़ा धमाका हुआ। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई, 9 लोग जख्मी बताए गए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि एक फिदाइन हमला हुआ। काबुल एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक इस बात की जांच की जा रही है कि धमाका कैसे हुआ। अगर ये फिदाइन हमला था तो हमलावर हाई सिक्योरिटी जोन तक कैसे पहुंचा। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिदाइन हमलावर की कोशिश मिनिस्ट्री के अंदर पहुंचने की थी। वो उस जगह पहुंचना चाहता था जहां अफसर बैठते हैं। हालांकि जब वो इस कोशिश में नाकाम हो गया तो उसने पहले ही खुद को उड़ा लिया। ये जगह गेस्ट के लिए होती है। हमले में 2 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई, बाकी 4 जख्मियों ने अस्पताल में दम तोड़ा। इसराइल में नेतन्याहू की जुडिशियल रिफॉर्म बिल की मुखालिफत में पूरा इसराइल सड़कों पर उतर आया है। अब टीचर्स और डॉक्टर्स भी अपना काम छोड़कर मुजाहरे में शामिल हो गए हैं। इसकी जानकारी इसराइल की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन के हेड इसाक हेगोर ने दी है। वहीं इसराइल के तेल अवीव एयरपोर्ट पर काम करने वाले सभी लोग नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ हड़ताल पर चले गए हैं। इसके चलते फ्लाइट्स के टेक ऑफ करने पर रोक लगा दी गई है। इसराइल में महीनों से चल रहे मुजाहरे पीर के रोज फिर से तेज हो गए हैं। दरअसल नेतन्याहू ने इतवार को डिफेंस मिनिस्टर को बर्खास्त कर दिया। ये वाव ने हफ्ते के रोज टीवी पर एक प्रोग्राम में कहा था कि मुल्क के जुडिशरी को कमजोर करने के लिए जो बिल लाया गया है उससे मिलिट्री में भी फूट पड़ रही है। इससे मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ को खतरा है। हुकूमत को अपोजिशन के साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए। वहीं इतवार को फिर से इसराइल में लाखों मुजाहिरीन सड़कों पर उतरे और नेतन्याहू से मुतनाज़िया बिल को वापस लेने की मांग की। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।